गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स के डिज़ाइन में यूज़ होने वाले जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे, आज उन्हीं क्वेश्चंस का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पेज 139 आपके नोट्स में एग्जाम्पल 16.9 आपको दिखेगा। जो भी हमको क्वेश्चन में डाटा मिलेगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके हिसाब से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा इस डाटा में दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा फॉर ए 360 डिग्री हाइड्रोडायनामिक बियरिंग, मतलब आपको फुल एसडी बियरिंग दिया हुआ है। रेडियल लोड 3.2 किलो न्यूटन, रेडियल लोड को हम W से डिनोट करते हैं और 3.2 किलो न्यूटन है, मतलब ये 3200 न्यूटन हो जाएगा। जर्नल स्पीड 1490 आरपीएम, एन की वैल्यू है 1490 आरपीएम, और यहीं पर हम इसको एनएस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1490 एन बाई 60 करके, है ना, डिवाइड बाई 60। तो ये एनएस की भी आपकी स्पीड आ जाएगी 24.83। मैं यहीं पर कन्वर्ट कर दे रहा हूं, आप अलग से भी इसको कर सकते हैं। ये हो गया आपका आरपीएस। जर्नल डायमीटर मतलब स्मॉल डी की वैल्यू मिली हुई है 50 mm। रेडियल क्लियरेंस स्मॉल सी की वैल्यू 0.05। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट सीपी में दिया हुआ है, मतलब ये जेड की वैल्यू है, दैट इज 25 सीपी। और इसमें शायद एक डाटा मिसिंग है, दैट इज लेंथ ऑफ बियरिंग, जो कि आपको दिया हुआ है 50 mm, मतलब इसमें एल भी है 50 mm। ये शायद नोट्स में नहीं लिखा होगा, इसको नोट कर लेंगे। लेंथ ऑफ बियरिंग भी इस डाटा में दिया हुआ है, दैट इज 50 mm। अब हमको इसमें कुछ 5 चीजें निकालने बोल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, फ्लो रिक्वायरमेंट इन लीटर पर मिनट और टेम्परेचर राइज। ये 5 चीज़ों को हमको ढूंढना है। पर हमको सबसे पहले बेसिकली हम देखते हैं कि हमको एक चार्ट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर सारे इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, जो हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो हम सबसे पहले उस चार्ट को निकालेंगे। इस चार्ट में आप देखेंगे कि आपको 16.49 में वो चार्ट दिखेगा, क्योंकि ये फुल एसडी बियरिंग है, फुल हाइड्रोडायनामिक बियरिंग है। उसका चार्ट 16.49 में दिया हुआ है। उसके लिए हमको जितना भी डाटा गिवन है हम देख सकते हैं। इसमें इजीली हम सबसे पहला चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर भी होता है जिसको हम बोलते हैं सोमरफील्ड नंबर, इसको ढूंढ सकते हैं। ये होता है R बाई सी होल स्क्वायर म्यू एन एस बाई कैपिटल पी। इस तरीके से इसका इक्वेशन होता है। इसमें आपको एक एक चीज मालूम है। इसमें यहाँ पर आपको R मिल जाएगा, डायमीटर का हाफ, D/2, ये आ गया आपका 25 mm। C आपको दिया हुआ है 0.05 मिलीमीटर। म्यू Z आपको दिया हुआ सीपी में, और हमने म्यू का इक्वेशन देखा था, Z अपॉन 10⁻⁹। इसका मतलब ये 25 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एनएस आप निकाल चुके हैं, जो कि है 24.83। प्रेशर के लिए आपको चाहिए इक्वेशन W अपॉन L इंटू डी। W है 3200, L है 50, D है 50। इसको आप निकालेंगे तो आपका प्रेशर का वैल्यू आएगा 1.28 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से देखेंगे कि हमको सारा डाटा मिल गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सोमरफील्ड नंबर की वैल्यू आ रही है 0.121। ये बेसिक डाटा हमको मिल जाता है। लेकिन इसको चार्ट को यूज करने के लिए आपको हमेशा पहला कॉलम मालूम होना चाहिए। किसी केस में अगर ये नहीं दिया रहता तो हमें एज्यूम करना रहता है। ये पहला कॉलम होता है L/D रेशियो का, बियरिंग का लेंथ वर्सेस डायमीटर का रेशियो। इसमें आपको 4 रेशियो दिखेगा। पहला जो आपका ऑप्शन है ना, वो है आपका इन्फिनिटी। उसके बाद आपको दिया है 1, उसके बाद दिया है 1/2 जिसको हम 0.5 भी बोलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में दिया है 1/4 जिसको हम 0.25 भी बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन मिलेगा, इन्फिनिटी, 1, 0.5 और 0.25। अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये चार्ट यूज करने की जरूरत पड़ रही है और L/D रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड L/D रेशियो दैट इज 1 को आप हमेशा यूज करेंगे। आप वहां पर लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग L/D रेशियो इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड रेशियो किसी भी बियरिंग की डिजाइन में, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग डिजाइन में स्टैंडर्ड रेशियो 1 ही होता है, तो उसी को आप यूज करते हुए चलेंगे। लेकिन आपकी बार आपको यहां पर इस क्वेश्चन में L और D दोनों दिया है, और दोनों ही 50 mm है। यहां पर दिख रहा है ये D और ये L, तो इसका मतलब यहां से आपको L/D रेशियो भी निकल के आएगा, जो है 1। और बस यही दो वैल्यूज को आपको देखते हुए आपको सारी वैल्यूज निकल जाएगी। अब आपको देखना है कि L/D रेशियो इस चार्ट में 1 पे आपको देखना है। यहां पर आपको एक S का भी कॉलम दिखेगा,
है ना, कैपिटल एस का, उस एस के कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस आ रहा है 1.121 दिया हुआ है। तो डाटा बुक में ये L/D1 पे एस की वैल्यू दी हुई है 0.121, मतलब अब जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी सारा उस 0.121 के रो में ही आपको सारे वेरिएबल्स का वैल्यू मिलते जाएगा। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहला अपना चीज निकाल सकते हैं जो आपको बोला हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नोटेशन होता है एफ, और हमने देखा था उस चार्ट के ऊपर में आप देखेंगे ब्लैक में जितनी भी हेडिंग्स दिखी हुई है बस वहीं से आपको इक्वेशन ढूंढना है, जिसको हमको जो हमने कल वेरिएबल्स देखा था लास्ट लेक्चर में उसी का यूज करते हुए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल में, जिसको हम R/C इंटू एफ से डिनोट किए थे। बस उसी को अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, है ना, कि एक आध कॉलम में आपको दिख जाएगा कि R/C इंटू एफ की वैल्यू लिखी है, और उसके करस्पॉन्डिंग मतलब L/D1 और S.121 के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे, है ना, तो R/C इंटू एफ की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है 3.22। एग्जाम के टाइम में आपको डाटा बुक के पेज नंबर से सब लाइन आपको मेंशन करना है कि फ्रॉम पेज 16.49 for L/D equals to 1 and S equals to 0.121, the flow coefficient of friction variable R/C into F equals to 3.22। तो अब यहाँ पर आपको R और C पता है ना, आपका R है 25 और C है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको F की वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ऐसा कुछ दिखाता है, लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त आप पूरा डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने से ये आ रहा है 0.00644। मतलब एग्जाम में अगर ये कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये 6.44 इंटू 10⁻³ आएगा। तो इस तरीके से इसको कभी नहीं लिखते। क्वेश्चन जो भी आंसर लिखेंगे आप तो डेसिमल के टर्म्स में लिखेंगे, जैसा कि ये। तो ये आपको मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। सेकंड आपको पूछा हुआ है पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, कि जब भी बेयरिंग में चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण कितना पावर लॉस हो रहा है, ये आपको पूछ रहा है पावर निकालने के लिए। इसका कोई इक्वेशन आपको डाटा बुक में नहीं दिया, लेकिन आपको इसको अपना जनरल नॉलेज से ही आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा कि आप पावर का इक्वेशन जानते हैं कि कभी भी हम पावर निकालते हैं तो वो होता है 2 पाई RPM इंटू MT अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। लेकिन हमको ये पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है तो ये KWF निकालना है, तो यहाँ पर ये MTF हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क बोलेंगे हम इसको, है ना। यहाँ पर आपको N मिला, ये पावर निकालना है तो फ्रिक्शनल टॉर्क। अब यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शनल टॉर्क देखेंगे F की वैल्यू, तो फ्रिक्शनल टॉर्क असल में टॉर्क की हमने एक सिंपल हम सॉल्यूशन जानते हैं कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। कोई भी फोर्स उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर जो आपका फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका W, और वो डिस्टेंस आ रहा है कि आपका जब W लोड है वो आपका रेडियल डिस्टेंस पे है, मतलब उसको या तो D/2 बोलो या मैं उसको बोल सकता हूँ R, तो W इंटू R। लेकिन ये फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका होता है टॉर्क, लेकिन हम फ्रिक्शन टॉर्क की बात करें तो इसमें F भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जनरली बनता है ये इक्वेशन FWR। अब यहाँ पर F है आपके पास 0.00644, W है 3200 और रेडियस की वैल्यू है 25 mm। आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 515.2 न्यूटन मिलीमीटर। अब इसी को आपको उठा के ऊपर रखना है, इसमें n की वैल्यू आपको लेना है 1490। ध्यान रखेंगे ये RPM है, तो ये RPM की वैल्यू 1490 दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.08। ध्यान रखेंगे ये बियरिंग्स का ये पावर ट्रांसमिशन नहीं है कि कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, फ्रिक्शन के कारण कितना पावर लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू बता रहा है। तो ये बहुत ही कम पावर है दिख रहा है, और कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है, तो ये इतना फ्रिक्शन के कारण पावर लॉस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप अपने जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे पावर के, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको पूछा है मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, जिसका नोटेशन होता है H0, है ना। अब मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस तो उसके वेरिएबल के लिए जरूरत पड़ेगी जो होता है H0/C। फिर ये दोनों का आप मैच करेंगे L/D1 और X = 0.121, तो ये आपको H0/C आपको मिलेगा 0.4। उसी रो में आप देखेंगे, उसी चार्ट में अगर ये दोनों को मैच करते हुए देखेंगे तो H0/C 0.4 आएगा। इसमें से हमको C मालूम है जो कि है 0.05 मिलीमीटर, और इस C को मल्टीप्लाई करेंगे तो H0 की वैल्यू आ रही है 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आपको निकालना है फ्लो रिक्वायरमेंट,
मतलब आप कितना ऑयल बेयरिंग के अंदर डालेंगे, उसका क्या रेट रहेगा, रेट ऑफ फ्लो रहेगा। तो इसके लिए हमको फ्लो रेशियो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, है ना, जो FRV अपन बोलते थे, उसको हम डिनोट करते हैं Q अपॉन RCNSL इक्वल्स टू, सेम उसी तरीके से उसी चार्ट पे उस लाइन पे उसका वेरिएबल की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा 4.33। अब यहाँ पर देखेंगे आपको एक एक चीज पता है, R है आपका 25, C है 0.05, NS हमने निकाला था 24.83 और ये L है लेंथ ऑफ बेयरिंग 50। ये सब चीज को रखेंगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी 6719.62, लेकिन इसका यूनिट होता है mm³ पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये लीटर पर मिनट में निकालने बोला है, और कभी भी आपको लीटर पर मिनट में निकालने बोलता है तो ये नोट्स में भी ये कन्वर्जन करके मैंने दिया है। इसको आप सिंपल वे में ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये जो भी आपका वैल्यू आया है इसमें आप 60 मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁶ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप आपका लीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपका Q की वैल्यू आ रही है ना 0.403 लीटर पर मिनट। जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि हर मिनट आपको इतना लीटर ऑयल बेयरिंग के अंदर में भेजना पड़ेगा। लास्ट चीज आपका आता है, फिफ्थ पॉइंट आपको बोला है टेम्परेचर राइज, कि बेयरिंग में जब वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा तो उसमें उसका कितना टेम्परेचर राइज होगा, जिसको हम डिनोट करते थे डेल्टा टी से। और ये डेल्टा टी निकालने के लिए हमको टेम्परेचर राइज वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि होता है रो CP डेल्टा टी अपॉन प्रेशर। इसको यूज करेंगे और इसका भी अगर आप चार्ट से देखेंगे तो इसका जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा ये आएगा 14.2। अब इसमें एक अगर वैल्यू रखें तो आपके पास प्रेशर है जो कि है 1.28, रो और CP का वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये 0.87 और 1.72 ये दोनों की वैल्यू रखते हैं, हमेशा अपन फिक्स रखेंगे। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा आपका 12.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और मतलब जो भी आप इनलेट में जिस टेम्परेचर पर डालेंगे उसके बाद मान लें अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल रहे हैं तो इतना और ऐड कर देंगे, मतलब 42.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो इतना ये टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट्स को देखते हुए हमको कोई भी दो वैल्यू हमको पता रहनी चाहिए। जैसे एक आपका हो गया L/D, यह रेशियो हमको पता रहना चाहिए हमेशा, या तो फिर हम इसको एज्यूम कर लेंगे L/D रेशियो हमेशा हमको चाहिए रहेगा। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से किसी भी तरीके से किसी एक की भी वैल्यू मिल जाए, चाहे वो सोमरफील्ड नंबर हो चाहे कोई दूसरा वेरिएबल हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है। तो उसके बाद हम किसी भी और अदर वेरिएबल्स और भी अदर नंबर्स का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम केस में डाटा जो गिवन रहता है उसमें मैक्सिमम केस में तो सोमरफील्ड नंबर निकल जाता है इजीली, पर कभी कभी अगर सोमरफील्ड नंबर नहीं रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा डाटा दिया रहेगा जिससे हम कोई दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये L/D और उस वेरिएबल का वैल्यू से हम बाकी किसी भी वेरिएबल का या किसी भी सोमरफील्ड नंबर या कुछ भी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। तो हमको ये दो चीजें हमेशा चाहिए रहेंगी, एक L/D रेशियो और ऊपर जो हेडिंग्स में जो वेरिएबल्स दिए उसमें से किसी एक की वैल्यू, तो हम बाकी सारे वैल्यूज को हम इजीली ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल 16.10। इसके हम अब डाटा को रिलेट कर लेते हैं। फॉलोइंग डाटा फॉर ए फुल SD bearing यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है कि ये जो आपका बेयरिंग है ये इलेक्ट्रिक मोटर में लगा हुआ है, इसमें रेडियल लोड दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन, सॉरी 1200 न्यूटन। जर्नल स्पीड 1440 RPM, जर्नल डायमीटर 50 mm, स्टैटिक लोड ऑन बियरिंग। ध्यान देंगे यहाँ पर एक और लोड दिया है ना, अगर मैं इसको WR बोलूँ ये रेडियल लोड है, और WS बोलूँ अगर मैं इसको एक और नाम दे दूँ तो ये है आपका 350 न्यूटन। अब ये दोनों लोड में अगर आप अंतर देखेंगे तो रेडियल लोड असल में वो लोड होता है जब आपका बियरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, जब आपका शाफ्ट घूम रहा होता है फुल लोड के साथ में, जो भी रोटेटिंग एलिमेंट्स उनको लेते हुए घूम रहा होता है, उस वक्त जो एक लोड आ रहा होता है उसको हम बेसिकली रेडियल लोड बोलते हैं। और इसका नाम जैसा कि दिया हुआ है स्टैटिक लोड ऑन बियरिंग। इसका मतलब जब आपकी मशीन स्टॉप है, मशीन नहीं चल रही है, उस वक्त
जो भी कंपोनेंट शाफ्ट में लगे हुए हैं उसका वेट प्लस शाफ्ट का खुद का वेट और कुछ भी अगर कोई भी अदर एलिमेंट्स है, सिर्फ जो स्टैटिक पोजीशन में जो एक उनका वेट लग रहा है जो टुवर्ड्स ग्राउंड होता है उसके बेसिस पे जो एक लोड आ रहा है उस लोड की वैल्यू आपको दी हुई है। तो ये स्टैटिक लोड है जिसको मैं WS से डिनोट कर रहा हूँ और एक रेडिएटेड लोड है जिसको मैं 1200 न्यूटन से डिनोट कर रहा हूँ। अब आगे दिया है द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ द जर्नल एंड द बियरिंग आर 2 and 1 माइक्रॉन्स। अब जर्नल मतलब आपका शाफ्ट का जो सरफेस है उसको कितना रफ है या कितना स्मूथ है उसके बेसिस पे उनको डिफाइन किया जाता है ना। उसका एक सरफेस रफनेस वैल्यू होता है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सरफेस रफनेस हम जानते हैं कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। ये माइक्रॉन्स में ये क्या चीज़ होती है इसको मैं आपको थोड़ा बता दूँ, है ना। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे पीक्स ऐसे करके कुछ दिखेगा आपको। ये बहुत ही एकदम हाई मैग्नीफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरफेस में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको दिखेंगे, है ना, जिसको हम क्रेस्ट या ट्रफ बोलते हैं, ऊंचाई और गहराई करके, है ना। तो हम जो ये बोलते हैं कि सरफेस रफनेस, सरफेस कितना रफ है उसको निकालते हैं माइक्रॉन्स में। जैसा कि अगर मान लीजिए ये 2 माइक्रॉन्स दिया हुआ है तो सबसे पहले ये माइक्रॉन्स होता है माइक्रोमीटर, और ये माइक्रोमीटर मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए, है ना। और मीटर के लिए आपका अगर आपको उसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर = 10⁻³ होता है। तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर में चेंज, मतलब ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ मिलीमीटर। तो एक चीज याद ध्यान रखेंगे कि माइक्रॉन्स जब भी दिया रहेगा दैट इज μm, उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर दिया है उसमें 10⁻³ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको मैं डेसिमल के टर्म्स में लिखूं तो ये 0.002 मिलीमीटर है। तो ये दिख रहा होगा कि बहुत ही 1 मिलीमीटर के 1000 फ्रैक्शंस में दिख रहा है ये आपको, है ना। तो ये 0.002 मिलीमीटर है। अब ये जो डिस्टेंस आपकी असल में एक डिस्टेंस है ये, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या चीज का होता है यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हर सरफेस में ऐसे आपको पीक्स दिखेंगे, है ना, क्रेस्ट और ट्रफ जैसे पहाड़ जैसे आपको दिखेगा ऊपर नीचे करके, है ना। अगर इनका कोई एक बेस लाइन बना दिया जाए जहां से ये पीक्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हर पीक का एक हाइट होगा, है ना। तो अब हमको ये जितने भी पीक्स बन रहे हैं ये मशीन से कैलकुलेट हो जाता है। ये जितने भी पीक्स बन रहे हैं इन सब का एक हाइट मिलेगा आपको, है ना। और इन हाइट्स को अगर उनका सब सारे हाइट्स का हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज हाइट उन पीक्स का आएगा 0.002 मिलीमीटर, इस टर्म्स में बोलते हैं। तो ये जो डेटम लाइन से इन पीक्स का जो हाइट है उसका एवरेज डिस्टेंस होता है ये सरफेस रफनेस का वैल्यू। और ये जितना कम होगा मतलब पीक्स उतने ही कम होंगे, कम डिस्टेंस के होंगे। जैसे अगर बहुत बड़े बड़े पीक होंगे ऐसे टाइप के, है ना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस है ना, तो इसका जो सरफेस रफनेस का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। और अगर ये बहुत ही छोटा छोटा है ऐसा करके, है ना, जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत कम दिख रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। परफेक्टली स्मूथ तो कुछ होता नहीं है पर ये सरफेस रफनेस की वैल्यू बहुत कम से कम हो सकती है। तो ये होता है सरफेस रफनेस। और यही चीज दिया हुआ है आपको कि द सरफेस रफनेस ऑफ जर्नल एंड द बियरिंग आर 2 and 1 माइक्रॉन्स, है ना। तो आपको 2 and 1 माइक्रॉन्स दिया हुआ है तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस शुड बी 5 times द सम ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ जर्नल एंड द बियरिंग। अब यहाँ पर मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस का भी वैल्यू दिया हुआ है जो कि होता है H0। और इक्वेशन में ही आपको H0 निकालने का क्वेश्चन में ही आपको दे दिया फॉर्मूला कि 5 times द सम ऑफ सरफेस रफनेस, मतलब 5 times सम ऑफ सरफेस रफनेस दैट इज 2 + 1, लेकिन इसका यूनिट है μm। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 5 3 15 μm। इसमें 10⁻³ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.015 मिलीमीटर। तो आपका ये H0 इस तरीके से पहले ही आपका जो क्वेश्चन में दिया है उससे आप H0 निकाल सकते हैं। अब चीजें आपको निकालनी बोलिए। सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ बियरिंग, L की वैल्यू आपको निकालना है। अब L की आपको वैल्यू हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपको L ढूंढने बोलेगा आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी प्रेशर की कि उस बियरिंग में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर किसी तरीके से आपके पास प्रेशर है तो आप इजीली L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रेशर का टेबल आपका दिया हुआ है पेज 16.55 में, आप देख लेंगे, है ना। ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है परमिसिबल यूनिट बियरिंग प्रेशर्स
अलग अलग एप्लीकेशंस में कि आप बियरिंग्स में क्या कनेक्ट करके आप चला रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रेशर्स की वैल्यू दी हुई है ना। तो आप उसी बेसिस पे आपको सबसे पहले आपको एल की वैल्यू निकालना है ना। ये नोट्स में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखेगा। असल में तो एक इसमें पहला स्टेप में हम पहले स्टार्टिंग कंडीशन की बात करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास दो लोड है ना। तो एक स्टैटिक कंडीशन की बात करेंगे, जब आपका लोड रुका हुआ है तो हम WS की वैल्यू 350 लेके चलेंगे, उसके बेसिस पे L निकालेंगे। अब अगर आपको प्रेशर मालूम है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है W/L × D, जिसमें अगर आपको प्रेशर पता है तो आपके पास ये W यूज करना है और L × D। अभी के केस में ये WS हो जाएगा, क्योंकि हम स्टैटिक कंडीशन को लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। और स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू आपको दिख जाएगा नीचे में, आपको सबसे नीचे में आपको दिखेगा स्टार्टअप लोड लिखा है। जब आपका लोड स्टार्ट होता है उस टाइम में लिखा हुआ है द यूनिट बियरिंग प्रेशर फॉर स्टार्टिंग कंडीशन शुड नॉट एक्सीड 2 मेगापास्कल। मतलब 2 मेगापास्कल या 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा। तो 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि ये प्रेशर की वैल्यू होगी आपका 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर WS की वैल्यू रखेंगे जो कि है आपका 350 है ना। L आपको निकालना है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 50 और ये प्रेशर है 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये L की वैल्यू आ रही है 3.5 मिलीमीटर। तो आप यहां पर देख ही रहे होंगे कि लेंथ ऑफ बियरिंग 3.5 मिलीमीटर आ रही, मतलब बहुत ही कम आ रही है। इतना पतला बियरिंग नहीं होता है। तो ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए आपको दिया हुआ है ये, है ना। इससे हम लेंथ नहीं निकालेंगे, कि आपको बस दोनों से लेंथ निकाल के दिखाना है कि स्टैटिक कंडीशन मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में लोड का और फुल रनिंग लोड पे आपको दोनों में लेंथ क्या निकलती है। और हम हमेशा मैक्सिमम वाला ही रखते हैं, क्योंकि वैसे भी इतना प्रैक्टिकली इतना पतला लेंथ का बियरिंग नहीं बनता है ना। तो अब हम आ जाएंगे अपने रनिंग कंडीशन में, जब आपका बियरिंग फुल लोड पे चल रहा है, जिसमें हम WR की रेडियल लोड की वैल्यू लेके चलेंगे, है ना। तो अब उसमें आपका फिर से P हो जाएगा WR/L × D। अब इसके लिए आपको प्रेशर के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका किस एप्लीकेशन चल रहा है, वो आपको दिया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर। अब वहां पर आप जाएंगे उस टेबल पे, जस्ट ऊपर वाले टेबल में जिसमें यूनिट बियरिंग प्रेशर है, उसमें आप इलेक्ट्रिक मोटर्स ढूंढेंगे। तो इसका एक रेंज दिया हुआ है 0.7 से लेकर 1.5, ऐसा कुछ एक रेंज दिया हुआ है 0.7 to 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब रेंज है तो हम एक अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ फिगर में इसका रेंज को रख लेते हैं। तो लेट मैंने P ले लिया यहां पर 1, WR आपका आ गया है 3200, L × 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लेंथ आ रहा है यहां पर 24 mm। तो यहां पर दोनों लोड को लेते हुए L निकाला है और जो ज्यादा है उसी को रखना है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि L आपको मिल गया है 24। अब आपके पास L आया है इक्वेशन से 24 और आपके पास D है 50। जैसे ही ऐसे किसी क्वेश्चन में L निकालने बोलता है तो साथ ही साथ आपको 2-3 चीजें और करनी पड़ेगी, जो को आपको आगे जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कि ये L और D को हम यूज करते हैं अपने चार्ट के पहले कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज L/D रेशियो आपको तुरंत निकालना है। और अब की बार आप 24/50 करेंगे तो ये आपको रेशियो निकल के आ रहा है 0.48। मतलब आपके इक्वेशंस के हिसाब से L/D रेशियो आ रहा है 0.48। और आप चार्ट में देखेंगे ऐसा कोई रेशियो हमारे पास नहीं रहता है। तो हम जस्ट इसको स्टैंडर्ड रेशियो में राउंड ऑफ करेंगे। हमारे पास 4 रेशियो के ऑप्शंस थे, इन्फिनिटी, 1, 1/2 दैट इज 0.5 और 0.25। तो स्टैंडर्ड हम इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 में। तो अब आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ L/D इक्वल्स टू 0.5। और इसको आपको फिक्स कर लेना है कि आपने स्टैंडर्ड रेशियो रख लिया है। अब कहीं भी L/D रहेगा तो 0.5 में देखेंगे। तो अब यहां से आप L निकाल सकते हैं कि अगर आप L/D 0.5 रख रहे हैं तो यहां पर आप इसको L के लिए सॉल्व करेंगे, इसी में D को 50 रख के, तो 50 × 0.5 करेंगे तो यहां से L आएगा आपका 25 mm। मतलब ये फाइनल L आपका बन जाएगा 25 mm। और जैसी L आपको मिल जाएगा आप एक फाइनल प्रेशर भी चेक कर लेंगे कि अभी भी आपका ये प्रेशर जो आपने एज्यूम किया था 1, जो इसी रेंज में है कि नहीं। और प्रेशर का फॉर्मूला भी वही होता है फिर से WS/L × D, मतलब 3200/50 × 25। इसको करेंगे तो आपको एक प्रेशर भी मिल जाएगा। ये आगे भी क्वेश्चन में यूज होगा, तो प्रेशर भी साथ ही साथ आप निकाल लेंगे, है ना। ये आ रहा है 0.96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
अगर नोट्स में नहीं किया हुआ है तो उसको आप ट्राई कर लेंगे। साथ ही साथ आपको मतलब जैसे ही आप कोई एल निकालते हैं तो स्टैंडर्ड रेशियो, उसके बाद एग्जैक्ट एल और प्रेशर, ये तीन चीजें भी आपको निकालनी है। तो एग्जैक्ट एल बाई डी रेशियो, एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट प्रेशर भी आपका निकल जाता है। और अब देख रहे होंगे ये अभी भी इसी रेंज में है, मतलब हमारा जो डिजाइन हुआ है वो सेफ हुआ है। तो लेंथ ऑफ बेयरिंग जब भी निकालने बोलेगा उसके साथ ही आपको तीन चीजें पता चलेंगी, एग्जैक्ट एल बाई डी रेशियो की, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ बेयरिंग की और एग्जैक्ट प्रेशर की। अब इसके बाद है आपका सेकंड ऑप्शन जो आपको निकालने बोला है रेडियल क्लियरेंस, मतलब स्मॉल सी की वैल्यू। तो यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने शायद कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये बेरिंग का मटेरियल भी यहां पर दिया हुआ है बैबेट, है ना। स्मॉल सी की वैल्यू आपको निकालने बोला है। स्मॉल सी की आप इजीली वैल्यू ढूंढ सकते हैं एक और डाटा बुक का यूज करके। पेज जस्ट आप इस प्रेशर के बाद वाला पेज पलटाएंगे 16.56, यहां पर दिख रहा है रेडियल क्लियरेंस करके एक टॉपिक दिया हुआ है और एक जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना। द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ रेडियल क्लियरेंस 0.001 mm, यहां लिखा है, लास्ट टाइम पढ़ेंगे, पर mm ऑफ द जनरल क्लियरेंस। और इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो ये C की एक जनरल वैल्यू दिया हुआ है 0.001 R, ये आपको एक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मटेरियल पता है तो अलग अलग कोई बेयरिंग का मटेरियल है, तो इसमें तीन टाइप के मटेरियल दिया हुआ है, बेबिट्स, कॉपर लीड और एल्यूमिनियम अलॉय, ये बेयरिंग के मटेरियल्स हैं। इनके बेसिस पे क्लियरेंस जो होना चाहिए उसका एक रेंज दिया हुआ है आपको अलग अलग मटेरियल का, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको बेबिट भी दिया है तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 0.001 R से लेकर 0.00167 R के टर्म्स में भी दिया हुआ है। तो हम इसका जो स्टैंडर्ड है उसी को हम यूज कर सकते हैं, है ना, लेके 0.001 टाइम्स रेडियस, और रेडियस यहां से आपको मिल जाएगा d/2 दैट इज 25। इसको आप निकालेंगे तो आपका C का वैल्यू आ रहा है 0.025 मिलीमीटर। तीसरे पार्ट में आपको चाहिए मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस H0, और ये हमने पहले ही निकाल लिया था। H0 की वैल्यू आ रही है 0.015, मैंने उसको वहां पर कर दिया था, जबकि आपको उसको यहीं पर करना है। ध्यान रखेंगे एग्जाम के टाइम में उसको इस स्टेप में ही लिखेंगे, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने वहां पर लिख दिया। इस पूरी चीज को आपको इस स्टेप में लाके लिखना है कि आपको जो दिया था द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस इज 5 टाइम्स द सम ऑफ सरफेस रफनेस, तो दैट इज 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 + 1 न्यू एम, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो H0 आपको मिल जाएगा। फोर्थ चीज आपको बोला है विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। कभी भी एग्जाम में विस्कोसिटी निकालने पूछा जाएगा तो आपको हमेशा Z की वैल्यू चाहिए रहेगी, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है CP। लेकिन Z आपको तब पता चल पाएगा जब आपको म्यू निकल जाएगा, है ना। ये बस बहुत सिंपल सा, विस्कोसिटी निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन चाहिए वो समझा रहा हूं मैं आपको। Z होता है CP में, और हम म्यू जानते हैं कि म्यू होता है ना Z/10⁹, या फिर Z होता है म्यू इंटू 10⁹। तो अगर आपको म्यू पता है तो Z पता चल जाएगा, और म्यू हमेशा यूज होता है सोमरफील्ड नंबर के इक्वेशन में, दैट इज S इक्वल्स टू R/C स्क्वायर म्यू NS अपॉन प्रेशर। तो यहीं पर आपका म्यू यूज होता है, इस इक्वेशन का जनरली यूज किया जाता है। कभी भी आपको विस्कोसिटी निकालने बोलते हैं, इसका यूज हम करेंगे। अब इसको हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले आपको S की वैल्यू चाहिए रहेगी, यहां पर सारी वैल्यूज आपको चाहिए रहेगी। तो इसमें से हमको क्या क्या पता है वो पहले हम लिख लेते हैं। R की वैल्यू दिया है 25, 50/2 होगी, ये आपको पता है। C आपका निकल गया ऊपर में 0.025 मिलीमीटर। NS आप ये 1440 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये NS की वैल्यू आ रही है 24 RPS। प्रेशर आपने निकाल लिया है 0.96, मतलब आपके पास R है, आपके पास C, आपके पास प्रेशर है, आपके पास NS है ना। और म्यू आपको निकालना है, तो बस आपको S पता करना है। और S हम निकाल सकते हैं आपकी बार, है ना, हम चार्ट का यूज करते निकाल सकते हैं, क्योंकि L/D की रेशियो आपने ले ली है इस बार स्टैंडर्ड 0.5, और हमको एक तीसरे वेरिएबल अगर निकालना है तो उसके लिए एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमको H0 पता है और C पता है, मतलब हम मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस वेरिएबल निकाल सकते हैं, दैट इज H0/C। H0 मतलब 0.015 को आप डिवाइड कर दीजिए 0.025 से, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये H0/C हमारा आ रहा है 0.6। अब आप इन दोनों वैल्यू को आप मैच करेंगे, डाटा बुक में ध्यान रखेंगे। फुल जनरल बेयरिंग में
L/D 0.5 और H0/C 0.6 इसको रखेंगे तो आपको सोमरफील्ड नंबर की वहां से वैल्यू मिल जाएगी 0.779। अब इन सारे वैल्यूज को एज इट इज आपको यहां पर रखना है और आपको म्यू निकालना है, और जैसे ही आपका म्यू निकल जाएगा उसमें 10⁹ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपको Z मिल जाएगा जो आएगा 31.16 CP। तो इस तरीके से आपका विस्कोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको पूछा है फ्लो ऑफ रिक्वायरमेंट ना, फ्लो रिक्वायरमेंट आपको पूछा है, मतलब आपको Q की वैल्यू है तो फिर से आपको Q/RC/NSL की वैल्यू चाहिए इस वेरिएबल को ढूंढने के। अब आपको हर बार यही देखना है कि L/D 0.5 है, H0/C 0.6 है, उस पर इस फ्लो रेशियो वेरिएबल की क्या आ रही है ना, फ्लो वेरिएबल आपको आ रहा है 4.29, और फिर से R25C आपको मिल गया है 0.025, NS है 24 और L है आपका 25, इसको यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1608.75 mm³/सेकेंड। अब यहां पर इसको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट नहीं करने बोला है तो इसको हम नहीं निकालेंगे। लास्ट चीज आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, सेलेक्ट ए सुटेबल ऑयल फॉर दिस एप्लीकेशन एज्यूमिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर बियरिंग का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो इसमें आपको कौन सा ऑयल या कौन से ग्रेड का ऑयल आपको यूज करना है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अब जाना पड़ेगा पेज नंबर 16.5 में, जहां पर एक चार्ट दिया हुआ है ऑयल ग्रेड का, जिसमें आपका एक्स एक्सिस है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जिसको आपको लेना है 65, और वाई एक्सिस में आपको विस्कोसिटी इन सेंटीपॉइंट्स लेना है जो आपका निकल के आया 31.16। इसको आप देखेंगे दोनों ही बहुत ही थोड़ा सा ऑड वैल्यू है जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तो बहुत ध्यान से अप्रॉक्सीमेट तरीके से आपको लेना पड़ेगा इसको। और अगर आप इसको मैच करेंगे तो आप शायद देखेंगे कि यहीं कहीं 40 या 50 के आसपास कहीं कुछ आ रहा होगा है ना, जिसमें आपको 40 के ज़्यादा करीब दिखेगा ये, तो इसका बेसिक आंसर वहां से बनेगा SAE 40, ये इसका आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग टेम्परेचर और ये Z जो आपका निकला था ये दोनों के बीच में आपको मैच करना एक्स और वाई एक्सिस में, और इसको कहीं आप मैच करेंगे तो ये जो ऑयल ग्रेड है ऐसे ही 40 के आसपास ही कुछ आएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा ऐसे ही 40 ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16.11, इसमें जो डाटा गिवन इसको लिख लेते हैं। फिर से इसमें दिया डिजाइन फुल एचडी बियरिंग फॉर मशीन टूल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको मशीन टूल एप्लीकेशन दिया हुआ है, इससे आपको मशीन टूल चलाएंगे। जर्नल डायमीटर 75 mm D75, रेडियल लोड 10 किलो न्यूटन मतलब W, ये हो गया 10,000 न्यूटन। जर्नल स्पीड 1440 RPM एंड मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस 22.5 माइक्रॉन्स। ध्यान रखेंगे मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस मतलब H0 ये दिया है 22.5 μm, मतलब ये आ जाएगा 0.0225 मिलीमीटर। 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका H0 आ जाएगा 0.0225। आगे इनलेट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे ये वो टेम्परेचर दिया है जिस टेम्परेचर पे आप ऑयल डालते हैं है ना, तो वो इनलेट टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं T1। ये आपको T1 दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे मतलब जिस टेम्परेचर पे ऑयल आएगा वो T1 और जिस टेम्परेचर पे निकलेगा वो T2। और हम जानते हैं कि जब भी ऑयल बियरिंग में ऑपरेट करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो T2 की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, ये T1 आपको कम मिलेगा। तो इनलेट टेम्परेचर ऑफ ऑयल दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बियरिंग मटेरियल आपका बेबिट है, इसमें दो चीज़ें निकालने बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बियरिंग एंड सेलेक्ट सुटेबल ऑयल फॉर दिस एप्लीकेशन। आपको लेंथ और ऑयल की वैल्यू, ऑयल का ग्रेड निकालना है यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसे पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि L निकालने के लिए आपको हमेशा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। मशीन टूल एप्लीकेशन के लिए वो प्रेशर वाले पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि प्रेशर एक ही दिया हुआ है, मैक्सिमम प्रेशर 2 के आसपास ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब परमिसिबल प्रेशर है, तो इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है W/L × D। यहाँ पर आपको W पता है, D पता है, और इस प्रेशर को रखेंगे तो यहाँ से आपका L निकल के आ जाता है
66.67। और जैसे कि मैंने बताया था अभी पिछले न्यूमेरिकल में कि जैसे आपको एल मिल जाता है आप निकालेंगे एल बाई डी रेशियो, और यहाँ पर 66.67 अपॉन डी 75 करेंगे तो ये आता है आपका ये रेशियो 0.89। लेकिन ऐसा कोई रेशियो आपके डाटा बुक में नहीं है, हम स्टैंडर्ड रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे। 0.89 दिख रहा है तो स्टैंडर्ड रेशियो आपका एल बाई डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब कहीं पर भी यही इसी रेशियो को आपको यूज करना है, और अगर एल बाई डी आपको 1 रखना है और इसी में अगर आप डी की वैल्यू डालें तो यहां से आपको एल भी निकल के आ जाएगा जो कि डी के बराबर ही रहेगा, दैट इज 75 mm। तो ये आपका ये एल भी फिक्स हो गया। अब आपको फाइनल प्रेशर की वैल्यू निकालना है कि एग्जैक्ट प्रेशर कितना आएगा। फिर से इस इक्वेशन का यूज करके W अपॉन L इंटू डी, इससे आप यूज करेंगे तो आपका प्रेशर आ रहा है 1.78। अगर ये नोट्स में वहां नहीं किया हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप वहीं के वहीं कैलकुलेट करेंगे। जब भी एल निकालने आएगा तो जो भी एक अप्रोक्सीमेट एल निकलेगा और अप्रोक्सीमेट आपको रेशियो निकलेगा उससे आप एग्जैक्ट रेशियो बनाएंगे, एग्जैक्ट एल निकालेंगे और एग्जैक्ट प्रेशर, ये तीन चीजें आपको निकालनी ही पड़ेगी वहीं पर, तो ये क्लियर हो जाता है। तो दिख रहा होगा प्रेशर आ रहा है आपके बेरिंग में, इतना ही प्रेशर जनरेट होगा 1.78, जो परमिसिबल से कम है, मतलब हमारा डिजाइन है वो सेफर साइड में। तो ये आपको एल निकालने का तरीका यहां पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज में आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट सुटेबल ऑयल फॉर दिस एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था अगर आपको ऑयल का ग्रेड पता करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए उस चार्ट में। एक तो आपका एवरेज टेम्परेचर, जितना आपका बियरिंग में हो रहा है ये टेम्परेचर है, और एक होता है आपका जेड विस्कोसिटी जो आपका यूज होना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको जब भी आपको यूज करना है ना, जेड निकालने के लिए, तो मैंने बताया था विस्कोसिटी जनरली एक इक्वेशन से निकलता है, वो होता है सोमरफील्ड से, S इक्वल्स टू होता है R बाई सी होल स्क्वायर म्यू एन एस अपॉन प्रेशर। इस इक्वेशन का यूज करके ही आप म्यू निकालते हैं और म्यू कन्वर्ट करते हैं जेड में, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो विस्कोसिटी का सेंटीपॉइंट्स में मिल जाएगी और एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, तो आप ऑयल ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको देखेंगे तो यहां पर आपको पता है आर की वैल्यू पता है आपको, जो कि है 75 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 37.5 मिलीमीटर, है ना। NS आप 1440 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 RPS। प्रेशर अभी आपने निकाला 1.78 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब R है आपके पास, NS है, प्रेशर है, आपके पास C नहीं है। तो C वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बियरिंग मटेरियल आपका बैबिट है। तो अभी हमने किया था कि जब बियरिंग मटेरियल बैबिट रहता है तो C इक्वल टू हो जाता है 0.001 R आपने लिया था, ये R 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C की वैल्यू आएगी आपका 0.0375 मिलीमीटर। अब बचा है आपका ये S, तो यहां पर फिर से आपको डाटा गिवन है H0 और अभी आपने अपना C निकाल लिया है, मतलब आप H0 बाई C भी आप निकाल सकते हैं। इसको आप देखेंगे तो आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा 0.0225 डिवाइड बाई 0.0375 अगर आप करेंगे तो ये H0 बाई C अगेन आता है 0.6 की वैल्यू। और आपको मालूम है कि आपने L बाई डी रेशियो रखा हुआ है स्टैंडर्ड वाला जो 1 है, ये दोनों का आप मैच करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको सोमरफील्ड नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 0.264। और इन सारी वैल्यूज को S, R, C, म्यू NS और P ये सबको डालेंगे तो यहां से आपको म्यू निकल के आएगा, है ना, जो 10 टू पावर -9 -8 कुछ भी रहेगा, और उसमें आप 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको मालूम है म्यू इक्वल्स टू Z इंटू 10 टू पावर 9 होता है। तो जो भी इस इक्वेशन से म्यू आएगा उस पर 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको CP में Z निकल के आ रहा है, यहां पर आंसर 19.58 CP। इस तरीके से आपका आ जाएगा Z की वैल्यू। अब हमको चाहिए एवरेज टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे ये जो नीचे टेम्परेचर होता है इसको हम एवरेज टेम्परेचर बोलते हैं, जिसको हम T एवरेज AVG से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर माने तो आपको मालूम है कि किसी चीज का एवरेज होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 करके, है ना, या मीन बोलते हैं हम इसको। मतलब आपको अगर पता है कि आपका इनलेट टेम्परेचर कितना है और आउटलेट टेम्परेचर कितना है तो आप एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मतलब T1 प्लस T2 बाई 2 करके।
तो ये आपको टेम्परेचर चाहिए रहेगा, एवरेज टेम्परेचर, जिसको हम यूज करेंगे ऑयल का ग्रेड सेलेक्ट करने के लिए। इसमें आपको T1 और T2 पता करना है। तो यहां पर आपको T1 तो दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन T2 नहीं मिला हुआ है। लेकिन T2 भी हम एक और तरीके से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये T1 और T2 एक और इक्वेशन में रिलेट होते हैं, दैट इज टेम्परेचर राइज डेल्टा टी। ये आपके डाटा बुक में दिया है, दैट इज T2 माइनस T1 होता है डेल्टा टी। तो T1 और T2 डेल्टा टी से के साथ भी इस तरीके से रिलेट होते हैं, और डेल्टा टी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर राइज वेरिएबल होता है, दैट इज रो Cp डेल्टा टी अपॉन प्रेशर इक्वल्स टू, अगर ये वेरिएबल मिल जाए तो यहां से हम डेल्टा टी निकाल सकते हैं। डेल्टा टी और T1 को रखेंगे तो आपको T2 मिल जाएगा, और फिर T1 T2 को यहां सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे रिवर्स में तो आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इस टेम्परेचर वेरिएबल को देखें H0/C 0.6 और L/D 1 के बेसिस पे, तो ये आ रहा है 24.3। फिर से आपको रो रखना है 0.87, Cp रखना है 1.72 और प्रेशर रखना है आपको 1.78। तो यहां से आपका डेल्टा टी निकल के आएगा टेम्परेचर राइज, दैट इज 28.91। इसका मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो भी आप इनलेट डाल रहे हो उसमें इतना टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और इसी को आप यहां पर रखना है। तो डेल्टा टी आपके पास हो गया 28.91 इक्वल्स टू T2 माइनस 40। इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूं, तो आप यहां से देखेंगे 40 इसमें ऐड हो जाएगा, तो T2 आएगा 68.91 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके पास T1 है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है आउटलेट टेम्परेचर 68.91, और इसका आपको एवरेज निकालना है। तो ये T एवरेज आपका निकल के आएगा 54.46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये Z 19.58 Cp और ये एवरेज टेम्परेचर 50.46, इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट तरीके से ध्यान से आपको इसको यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा। और जब इनके लाइंस को मिलाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो जो आपको ग्रेड दिखेगा वो आपको आएगा SAE 20। तो ये आंसर रहेगा इसका SAE 20 के लाइन के आसपास ही ये दोनों मैच करेगा। ये 19.58 Cp और एवरेज टेम्परेचर आपका 54.46 को निकालेंगे तो ये SAE 20 के आसपास ही ऑयल ग्रेड आपको देगा। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और इलाबोरेट करेंगे। थैंक यू।